जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण एक सेट के बारे में, जो कि कह सकते हैं कि जेएसएससी के सेट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आप सभी के लिए होने वाला है। तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि सेट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन होगा और कैसे हमको पढ़ना है। तो बता दें कि इस सेट में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो कुल प्रश्न जो है वो 120 प्रश्न है और समय 2 घंटे समय है। अधिकतम ये कुल अंकों की अगर बात करें तो 360 अंकों का है, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 3 अंकों का होता है। जेएसएससी सीजीएल से संबंधित कह सकते हैं कि सीजीएल के रिलेटेड ये सारा कह सकते हैं कि सेट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है आप सबों के लिए। तो इसमें पहले पार्ट में हम जो कवर करेंगे वो 80 जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में जो है वो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे आज जीएस के बारे में बात करेंगे और दूसरे टॉपिक जो हम लाएंगे इसके बाद वो सेट में हम बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी पूरनमल। याद रखिएगा, पूरनमल के द्वारा देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है वो कराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरनमल। अगला सवाल है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। हम जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि ये उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित ये संबंध रखते हैं और वहीं के ये हैं और पहली ऐसी महिला राज्यपाल भी हैं जो कि कह सकते हैं कि झारखंड के पूरे कार्यकाल 5 वर्षों का कार्यकाल इन्होंने पूरा भी किया है। तो इस दृष्टि से भी ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा जो होता है वो किस मानसून से होता है। बताना है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से कह सकते हैं कि वर्षा जो होता है वो यहाँ पे होता है। अगला सवाल है कि महाभारत में झारखंड किस नाम से जाना जाता है। महाभारत में कह सकते हैं कि महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी पुंडरिक देश के नाम से। याद रखिएगा, पुंडरिक देश या पशु भूमि, पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से जो है वो झारखंड को संबोधित किया गया है। पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि के नाम से महाभारत काल में झारखंड को संबोधित किया गया है। अगला सवाल है कि झारखंड में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी मांझी। हम जानते कि जैसे हम मांझी शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम सभी चीज़ों को देखे थे, क्योंकि मांझी शासन व्यवस्था जो वो मुख्य रूप से संथाल जनजातियों की शासन व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं। इसलिए संथाल के गांव के प्रधान जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो मांझी इसका सही आंसर होगा। इसका अगला सवाल है कि सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। सोहराय जो वो किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो सोहराय याद रखिएगा, संथाल जनजातियों की सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में माना जाता है। हालांकि ये झारखंड में सभी जनजातियों में प्रचलित माना जाता है सोहराय, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा त्यौहार जो वो किस जनजाति के रूप में माना जाता है, तो संथाल जनजाति जो वो मुख्य रूप से इसको मनाते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है। अगला सवाल है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। उसके पहले कई पार्टियों को इसमें शामिल किया गया था, जैसे उसके पहले इसका अलग अलग पार्टी था, जैसे आदिवासी महासभा था, उसके पहले भी किसान सभा था और भी कई सारी पार्टियां थी। वो धीरे धीरे जोड़ करके इसमें जो है वो फाइनली जो है वो झारखंड पार्टी के रूप में एक कह सकते हैं कि एक नया पार्टी का नाम दे दिया गया।
याद रखिएगा झारखंड में जो कह सकते हैं कि पहली पार्टी के रूप में उभरा जिसमें गैर जनजातियों को भी इसमें शामिल करने की बात की गई थी। गैर जनजाति जो भी होंगे उनको भी शामिल करने की बात की गई कि इसमें जो होगा वो जनजाति के साथ साथ जो गैर जनजाति होंगे यानी जो अदर व्यक्ति होंगे वो भी इस पार्टी में शामिल हो सकेंगे। इसीलिए कह सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी 66.40%। झारखंड राज्य की साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो लगभग 46.40% है। और याद रखिएगा ये डाटा जो है वो पुराना आंकड़ा के आधार पर हम बात कर रहे हैं। नया आंकड़ा जो फिर आएगा साक्षरता दर का तो उसमें हम देखेंगे ये संख्या कह सकते हैं ये परसेंटेज जो वो आगे बढ़ भी सकता है। ज़्यादातर चांसेस होता है कि बढ़ता ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हम साक्षरता दर जो है वो लगातार झारखंड का बढ़ रहा है। अगला सवाल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका जरूर आप आंसर करें कि पलामू जिले का पाट क्षेत्र निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पलामू जिले का पाट क्षेत्र जो है वो निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट जो वो कह सकते हैं कि बॉक्साइट के लिए पलामू का पाट क्षेत्र जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। इसलिए याद रखिएगा पाट क्षेत्र में जो पलामू के पाट क्षेत्र है वहाँ पे जो प्रमुख खनिज जो प्राप्ति होता है वो है बॉक्साइट। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि रोलेट एक्ट का कह सकते कि रोलेट एक्ट के समय रांची में हुए विरोध में निम्न में से कौन शामिल था? तो झारखंड के दो व्यक्ति इनमें से आपको बताना है जिन्होंने रोलेट एक्ट के समय रांची में हुए विरोध में निम्न में से कौन शामिल था? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी जो कि रोलेट एक्ट के समय रांची में हुए भयानक विरोध जो हुआ था उसमें ये कह सकते कि शामिल हुए थे। और आपको बताना है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष आया था? रोलेट एक्ट किस वर्ष आया था? साथ ही साथ याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना है, 1919 की घटना है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो ये सभी चीज़ को आपको याद रखना है। साथ ही साथ रोलेट एक्ट आपको बताना है कि रोलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष आया था। तो रोलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष आया था इसके बारे में आपको बताना है। अगला सवाल है, 11वां सवाल है कि झारखंड का निम्न में से किस पर्व त्योहार का प्रमुख संदेश कर्म ही जीवन की प्रधानता है? यानी कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा पर्व त्योहार है जिसका मुख्य संदेश जो माना जाता है वो है कर्म ही जीवन की प्रधानता है। कर्म ही जीवन की प्रधानता है, ये कह सकते हैं कि किस त्योहार का प्रमुख संदेश देता है कि अगर कर्म करें तो कर्म जो है वो जीवन का प्रमुख या कह सकते हैं कि मुख्य आधार भी माना जाता है। तो ये त्योहार का नाम जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी कर्मा। जानते हैं कि कर्मा जो है वो भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में मनाया जाने वाला एक कह सकते हैं कि काफ़ी प्रचलित त्यौहार के रूप में मनाया जाता है जो कि पूरे झारखंड में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि उधवा पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताना कि उधवा पक्षी विहार जो वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी साहेबगंज में उधवा पक्षी विहार जो कि कह सकते हैं कि पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में पक्षियों के लिए एक काफ़ी प्रचलित स्थान भी माना जाता है। और कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि उधवा झील या तो उधवा पक्षी विहार जो वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साहिबगंज। आपको बताना है कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। और इसके नाम पर कह सकते हैं कि अभ्यारण्य का भी एक पक्षी अभ्यारण्य का नाम भी रखा गया है। तो इनका नाम बताना कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बताना कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी पश्चिमी सिंहभूम में।
पश्चिमी सिंहभूम में जो है कह सकते हैं कि झारखंड की आदिवासी जनसंख्या में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक है बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको दोनों में अंतर समझना है कि पहला बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है और साथ ही साथ बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। तो ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर जैसे बोला जाए कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका सिंदरी कह सकते हैं कि बीआईटी सिंदरी जो कि धनबाद में स्थित है वहाँ पे है। लेकिन अगर बोले कि बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी मेसरा ये कह सकते हैं कि ये आपका रांची में अवस्थित है, रांची जिले में अवस्थित है। तो ये दोनों में याद रखना है, एक है बीआईटी सिंदरी और एक है बीआईटी मेसरा। तो बीआईटी सिंदरी यानी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बीआईटी मेसरा यानी बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों नाम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। एक है धनबाद जिले में और दूसरा जो है वो रांची जिले में अवस्थित है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, नीलांबर पीताम्बर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नीलांबर पीताम्बर ने किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी पलामू में। तो याद रखिएगा पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने कह सकते हैं कि काफ़ी परेशान किया था अंग्रेज़ों को ये अपने समय में। तो ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी उभर कर ये उस समय आए थे और ये काफ़ी अंग्रेज़ों को परेशान भी किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पलामू क्षेत्र में। पलामू क्षेत्र में कह सकते हैं कि उस समय 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। अगला सवाल है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बता दें कि 2020 का आईपीएल जो हुआ था, सबसे पहले तो ये समझना कि ये खिताब हुआ कहाँ था। तो हम जानते हैं कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिराट्स यूनाइटेड अरब एमिराट्स यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में इसका जो था वो आयोजन हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग का 2020 का। क्योंकि जानते हैं कि कोरोना होने के कारण से, कोरोना काल के कारण से जो हुआ था इसका आयोजन जो है वो भारत में नहीं हुआ था। तो इसका पहले तो याद रखना कि ये हुआ कहाँ था। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। अब याद रखना है इसमें जो जीता था वो कौन टीम था? तो मुंबई इंडियंस हो जाएगा, मुंबई इंडियंस इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चाईबासा के मैदान कृषि प्रदेश में किन प्रकार की या किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे बताना है कि चाईबासा के मैदान में कृषि प्रदेश में किस प्रकार की मृदा जो है वो पाई जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धात्विक गुणों से युक्त मृदा, पहला तो ये होगा और दूसरे जो होगा वो होगा गहरी चिकनी मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का आपका ऑप्शन सी यानी धात्विक गुणों से युक्त मृदा और दूसरा होगा गहरी चिकनी मृदा। तो ये ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगला सवाल है, झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति से संबंधित रखती है? तो झारखंड की अधिकांश जनजातियां जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से संबंधित रखती है। हम जानते हैं कि जनजातियों को अलग अलग कह सकते हैं कि प्रजाति दृष्टि से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, द्रविड़ प्रजाति। तो ये अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि भाषाओं को भी अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, उसी तरह से झारखंड की जनजातियों को कह सकते हैं कि प्रजाति के दृष्टि से या प्रजाति के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया है। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, फिर है मंगोलॉयड, फिर है ऑस्ट्रेलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयडिया में मंगोलॉयड उसे ही कहते हैं। उसके बाद आता है द्रविड़ प्रजाति। तो ये सभी प्रजातियों के बारे में हम इससे डिटेल में पहले से चर्चा कर रखे हैं और सारे जनजातियों को भी हम एक से कह सकते हैं कि 32 जनजातियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ से सारे क्लास को देख सकते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन होता है?
तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी हजारीबाग। हजारीबाग जिले में जानते हैं कि सूर्यकुंड का मेला मुख्य रूप से लगता है, जो कि कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के समय, मकर संक्रांति के समय इसमें जो है वो मुख्य रूप से मेले का आयोजन होता है। हालांकि ये मेला लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक चलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो लगता है वो कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे मुख्य मेला देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपको जोड़ा में सुमेलित करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला सवाल है कि तोपचाची अभ्यारण्य, तो तोपचाची अभ्यारण्य हम जानते हैं कि धनबाद जिले में अवस्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लावालोंग अभ्यारण्य जो कि चतरा जिले में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है दलमा अभ्यारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, ये भी सही है। चौथा है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये बोकारो जिले में अवस्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो बोकारो में नहीं, ये कहाँ पे है, तो ये आपका कोडरमा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोडरमा। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो कोडरमा जिले में अवस्थित है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये पूर्वी सिंहभूम में है। लावालोंग अभ्यारण्य ये चतरा में है। तोपचाची अभ्यारण्य ये धनबाद में है। अब आपको यहाँ से एक सवाल का जवाब देना है कि हरी पहाड़ी नामक झील, हरी पहाड़ी नामक झील जो है वो कह सकते हैं कि हरी पहाड़ी झील कह सकते हैं कि किस अभ्यारण्य के बीच में कह सकते हैं या किस तालाब के बीच में जो है वो हरी पहाड़ी नामक झील देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि हरी पहाड़ी झील जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला सवाल है कि विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए वर्ष 1935 में अबला आश्रम की स्थापना किसने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला तो यहाँ से 2-3 टाइप से सवाल पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है कि अबला आश्रम की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1935 में। अबला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको बताना है। और तीसरा सवाल जो बनता है वो है कि अबला आश्रम किस आधार पर किया गया था, यानी किसके लिए किया गया था, तो विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए जो वो मुख्य रूप से इसकी स्थापना की गई थी, अबला आश्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी नागरमल मोदी के द्वारा। नागरमल मोदी के द्वारा बता दें कि अबला आश्रम की स्थापना 1935 में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को मदद करने के लिए इस आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि फरवरी 2011 में झारखंड में कौन से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। तो बताना है कि फरवरी 2011 में झारखंड में कौन से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इसके बारे में इससे पहले भी कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34वां खेल पे। अब आपको बताना है कि जब ये 34वां राष्ट्रीय खेल हो रहा था तो उसका शुभंकर का नाम क्या था, उसके शुभंकर का नाम क्या था। तो उसके शुभंकर का यानी मास्कोट जो था उसके बारे में आपको बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया था। आगे चलते हैं कि झारखंड में ओलचिकी लिपि का प्रयोग किस जनजाति समूह के द्वारा की लिखने के लिए किया जाता है। तो ओलचिकी लिपि के बारे में पूछा जा रहा है कि ओलचिकी लिपि जो है, पहला बात जानना है कि ये किस भाषा की लिपि है। तो हम जानते हैं कि ओलचिकी लिपि जो है वो संथाली भाषा की लिपि है। किसकी लिपि है, तो संथाली भाषा की लिपि है, यानी संथाली ये भाषा बोलते कौन है, तो ज़्यादातर जो है वो संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं। तो संथाल लोग ही ओलचिकी लिपि जो है वो बोलने का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक और आपसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हो भाषा की लिपि क्या है। हो भाषा की लिपि को किस नाम से जाना जाता है, यानी बताना है आपको कि हो भाषा की लिपि को किस नाम से जाना जाता है। चलिए हम इसकी लिपि के बारे में बता देते हैं। आपको ये बता देना है कि इसका आविष्कार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो हो भाषा की लिपि जो है आपने पढ़ा होगा वारंग चीती या तो फिर वारंग छीती जो है ये कह सकते हैं कि हो भाषाओं की लिपि है। अब बताना है कि इस लिपि का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था। जैसे हम जानते हैं कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किया गया था। तो उसी तरह से हो भाषा की लिपि जो है वो वारंग छीती या वारंग छीती लिपि है। अब आपको बताना कि इस वारंग छीती लिपि का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था।
तो ये इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ किस वर्ष इसका आविष्कार किया गया था, तो ये सभी के बारे में आप ज़रूर बताएंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 2001 में। 2001 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब इसका तात्पर्य होता क्या है, आखिर में हम राज्य प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की स्थापना क्यों कर रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए, या कह सकते हैं कि उसको कम करने की दृष्टि से इसकी स्थापना, जो इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इसका स्थापना जो है वो 2001 में किया गया था, क्योंकि आज हम जानते हैं कि सभी लोग आज कह सकते हैं कि प्रदूषण से ग्रसित है। तो कैसे प्रदूषण को लगातार कम किया जाए, उसके आधार पर चाहे वो राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं, ताकि कम से कम जो है वो प्रदूषण हमारे राज्य में या हमारे देश में कम से कम प्रदूषण फैले। इसी के कारण से हम देख रहे हैं कि लगातार हम चाहे इलेक्ट्रिक वाहन की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, या तो और भी कई सारे ऐसे कह सकते हैं कि तकनीकी यंत्र का आविष्कार भी कर रहे हैं, ताकि कम से कम कह सकते हैं कि प्रदूषण हम कह सकते हैं कि कम से कम प्रदूषण को कह सकते हैं कि फैलाएं। अगला सवाल है कि जनवरी 2021 में झारखंड हज कमेटी का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो बताना कि जनवरी 2021 में झारखंड हज कमेटी का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी इरफान अंसारी को। अगला सवाल है कि झारखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है वो कौन सा है। झारखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी धनबाद जिला। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इसको बताना है कि आपको सही सुमेलित करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे है पहला नाग वंशावली, तो इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक थे बेनीराम। दूसरा है कृष्ण चरित्र, इसके लेखक है कंचन। तीसरा है लाला रंजना, इसका राइटर जो है, रचनाकार जो है वो घासीराम है। और कांटी, कांटी के हो जाएगा बीपी केसरी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 4, इसका सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा ये चारों के बारे में। नाग वंशावली की रचना किसने किया था, बेनीराम मेहता के द्वारा। कृष्ण चरित्र कंचन, लाला रंजना घासीराम, और कांटी का हो जाएगा बीपी केसरी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में विद्रोहियों में कौन आदि विद्रोही उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आदि विद्रोही के नाम से किसे जाना जाता है। तो आदि विद्रोही के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी तिलका मांझी को। तिलका मांझी को कह सकते हैं कि आदि विद्रोही के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने समय में कह सकते हैं कि पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो कि कह सकते हैं कि राज्य के लिए ये शहीद हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिलका मांझी। और तिलका आंदोलन कह सकते हैं कि ये काफ़ी प्रचलित भी रहा है। और 1785 में ये डेट भी आपको याद रखना है, 1785 में ये समय भी आपको याद रखना है। 83 में इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी और 85 में, तो 85 में ये सभी डेट आपको जरूर याद रखना है, 1785। तो कई बार यहाँ से सवाल पूछा भी जाता है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी रांची को। तो रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो वो घुमा फिरा कर पूछा जाता है, जैसे झारखंड का स्विट्जरलैंड पूछा जाता है, झारखंड का सबसे, या तो कह सकते हैं कि झारखंड का हृदय किसे कहा जाता है, तो वो नेतरहाट को कहा जाता है। और भी कई ऐसे सवाल हैं जो कि घुमा करके यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो वो हो जाएगा आपका लोहरदगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो होगा, वो कौन होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है कि इसका जिले का नाम क्या होगा।
अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी रांची में। रांची में साइंस सिटी की स्थापना जो है वो की जा रही है। अगला सवाल है कि माचिस बनाने में निम्न में से मुख्य वस्तुओं का में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम साइंस के क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन को। तो माचिस बनाने के लिए जो जो कह सकते हैं कि जलन जिससे पैदा होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि माचिस को तीली में जो आगे लगा होता है, वो कह सकते हैं कि जो विस्फोटक पदार्थ लगा होता है, उस वस्तु के बारे में बताना है कि उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी फास्फोरस। फास्फोरस में भी अगर बोले तो लाल फास्फोरस का उसमें प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल यानी कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल, सल्फर आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सिल्वर आयोडाइड का। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड को हम कृत्रिम बादल यानी कह सकते हैं कि कृत्रिम वर्षा के लिए, जब हमको कह सकते हैं कि अपने ओर से अगर कहीं कृत्रिम वर्षा करवाना है, तो वैसे में हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। इसके डिटेल के बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। आज हम मुख्य रूप से क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। अगला सवाल है कि मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन प्राप्त किससे होता है। तो याद रखना है, सबसे पहले जो मच्छर वाला क्वाइल जो होता है, उसको प्रयोग करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसमें वो पायरेथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला तो सवाल यहीं से बन सकता है कि मच्छर के क्वाइल में किस चीज़ का प्रयोग होता है, जिसके कारण से जो होता है वो मच्छरों को भगाने का काम आता है। तो वो पहला तो होता है पायरेथ्रीन। उसके बाद है कि यह किससे प्राप्त होता है, तो इसको तैयार जो किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एक बीजीय पौधे से। याद रखिएगा, एक बीजीय पौधे से इसको तैयार किया जाता है पायरेथ्रीन को, और वही पायरेथ्रीन का उपयोग जो है वो मच्छर क्वाइल में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपको निश्चित ही सवाल देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो यूरिया हम जानते हैं कि ये उर्वरक के रूप में काम करता है। सुपर फॉस्फेट भी जो होता है वो कह सकते हैं कि उर्वरक के रूप में काम करता है। पोटेशियम नाइट्रेट भी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो वो उर्वरक के रूप में, रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि गैसोहोल एक मिश्रण है। बताना है कि गैसोहोल जो होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये गैसोहोल जो होता है वो किसका मिश्रण होता है। गैसोलीन और मेथेनॉल, गैसोलीन और एथेनॉल, गैसोलीन और प्रोपेनॉल, या फिर मेथेनॉल और एथेनॉल का। तो हम जानते हैं कि गैसोहोल जो होता है वो गैसोलीन और इथिलीन ग्लाइकोल या इथेनॉल भी कह सकते हैं। गैसोलीन और इथेनिल ग्लाइकोल या कह सकते हैं कि एथेनॉल, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें ये दोनों का अगर परसेंटेज भी कई बार पूछा जाता है कि कितना कितना प्रतिशत होता है, तो ये सभी चीज़ को आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, इथिलीन ग्लाइकोल और गैसोलीन ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद में ये तैयार होता है वो बनता है गैसोहोल। आपको बताना है कि इसमें से गैसोलीन का प्रतिशत कितना होता है और एथेनॉल का प्रतिशत कितना होता है। तो 90 और 10% का इसमें प्रतिशत होता है, उसी के आधार पर गैसोहोल का मिश्रण होता है। अगला सवाल है कि आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल हम जानते कि ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार जो वो दिया जाता है। सॉडी, ये भी नहीं होगा। बर्जिलियस, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी हैनिंग के द्वारा। याद रखिएगा, हैनिंग के द्वारा ही आरडीएक्स का आविष्कार किया गया था। आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है, तो उसके बारे में हम पूरा जानते हैं। साथ ही साथ इसका आपको बताना है कि आरडीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है। आरडीएक्स का फॉर्मूला आपको बताना है कि आरडीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से आप जरूर पढ़ेंगे कि आरडीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि आरडीएक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। और तो इसका आविष्कार बोले तो हैनिंग के द्वारा किया गया था। आरडीएक्स का फॉर्मूला आपको लिखना है कि क्या होता है।
अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम आने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा जो भी दांत अगर कह सकते हैं कि दांत देखने के लिए, कान देखने के लिए, या तो फिर जो भी डॉक्टरों के द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला दर्पण होता है वो अवतल दर्पण ही होता है। अगर बाइक में अगर बात करें या गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत के रूप में किस रूप में प्रवाहित किया होता है। तो तंतु प्रकाशिकी संचार में जो संकेत जो होता है वो किस रूप में प्रवाहित होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या फिर विद्युत तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी प्रकाश तरंग, यानी लाइट वेव। लाइट वेव का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण से तंतु प्रकाशिकी संचार उसमें होता है, जो वो संकेत जो है वो इसी रूप में प्रवाहित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, आज का 40 ये कह सकते हैं कि 40वां सवाल है, वो है फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना कि फेदोमीटर जो है वो किस को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप को नापने के लिए हम जानते हैं कि सिस्मोग्राफी का यूज होता है। वर्षा नहीं होगा। ध्वनि तीव्रता, इसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफी का यूज़ किया जाता है, या तो फिर रिक्टर स्केल के पैमाने से इसको मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल या तो फिर सिस्मोग्राफी भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष हम जानते हैं कि दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। अब आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या तो फिर कह सकते हैं कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये दोनों वैल्यू को आपको याद रखना है। ये हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू। अब एक प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रकाश जो है वो निर्वात में एक सेकेंड में, प्रकाश निर्वात में एक सेकेंड में, पर सेकेंड जो है वो कितना दूरी तय कर लेता है। तो 3 × 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.8 मीटर पर सेकेंड, इतना जो है वो प्रकाश जो है निर्वात में हर सेकेंड जो है वो तय करता है। तो अगर बात करें तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर जो होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जो वो निर्वात में एक सेकेंड में तय कर लेता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश जो है वो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती होगी। फिर भी उसके अलावा कह सकते हैं कि उसी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, और प्रकाश जो वो एक सेकेंड में कितना दूरी तय करता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर जो वो प्रकाश हर सेकेंड में निर्वात में ये तय कर लेता है। अगला सवाल है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि फ्रिज में जो हम खाना रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए जो रखते हैं, वो सुरक्षित जो रखा जाता है वो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब आपको बताना है कि जल का न्यूनतम आयतन कितना होता है। जल का न्यूनतम आयतन और अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में खाना ताज़ा रखने के लिए जो सबसे उपयुक्त तापमान टेम्परेचर जो माना जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। क्योंकि जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो खाना जो होता है या जल कह सकते हैं जो भी पानी होता है वो बर्फ़ बन जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए उचित नहीं होता है। कई बार आप देखते हो कि कई सारे दुकान में, या तो कह सकते हैं कि जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स अगर बर्फ़ बन जा रहा है, यानी उसका टेम्परेचर काफ़ी कम किया हुआ होता है। अगर काफ़ी कम टेम्परेचर हो जाएगा तो जिसके कारण से कह सकते हैं कि उसमें बर्फ़ जम जाता है। आगे चलते अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मूल रंग की श्रेणी में आता है। तो बताना कि इनमें से कौन सा रंग है जो कि मूल रंग की श्रेणी में आता है। तो हम जानते हैं कि नीला, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल को हम कह सकते हैं कि मूल रंग की श्रेणी में आता है, मूल रंगों की श्रेणी में आता है। याद रखिएगा, रंगीन टीवी में जो कलर का यूज़ किया जाता है वो इसी 3 कलर का यूज़ किया जाता है, नीला, हरा व लाल का प्रयोग किया जाता है। इसे प्राथमिक
रंग भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ ये ऐसा रंग होता है, मूल रंग होता है, जो कि अन्य रंगों से तैयार नहीं होता है। हमने इसका याद करने का एक ट्रिक देखा था। इसको याद करने का सिंपल तरीका था कि इसमें यहाँ पे लाल, फिर यहाँ पे मान लेते हैं हरा, यहाँ पे है नीला। इसको जैसे आप जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, तो ये तीन जोड़ने के बाद फाइनली जो यहाँ पे बनता है ये होता है वाइट, कह सकते हैं कि सफ़ेद। तो इसीलिए कहा जाता, बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला ये तीनों को जोड़ देंगे तो कौन सा कलर बनता है, तो वो बनता है सफ़ेद। अब यहाँ पे क्या है कि और भी अगर पूछा जाए तो एक आप याद रखिएगा, लाल और हरा से यहाँ पे बनता है पीला, ठीक है, लाल और हरा से बनता है पीला। यहाँ पे आ जाएगा आपका मैजेंटा, यहाँ पे आ जाएगा मैजेंटा और यहाँ पे आ जाएगा पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, ये ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन आखिर में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि थायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि जो वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि पिट्यूटरी ग्रंथि जो वो सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टरी ग्रंथि भी कहा जाता है या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या तो फिर इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला सवाल है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी विषाणु के कारण से ही जापानी इंसेफेलाइटिस जो कह सकते हैं कि बीमारी जो होता है वो जापानी इंसेफेलाइटिस ये विषाणु के कारण से ही होता है। तो इसका कारक जो होता है वो कौन होता है, विषाणु होता है। आगे क्वेश्चन है कि आयोडीन जो है वो किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शैवाल नहीं लिखा है कि आयोडीन जो होता है वो प्राप्त किससे होता है। तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से पूछा जा रहा है कि कौन से शैवाल से जो है वो आयोडीन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, आयोडीन जो है वो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से जो है वो तैयार होता है। तो याद रखिएगा, लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि सोलर इंपल्स क्या है। सोलर इंपल्स क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि सोलर इंपल्स क्या है। सौर ऊर्जा चालित मोबाइल फोन, सौर ऊर्जा चालित मिसाइल, सौर ऊर्जा चालित पनडुब्बी या फिर सौर ऊर्जा चालित विमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा चालित विमान। सौर ऊर्जा से जो भी चालित विमान होते हैं उसी को हम सोलर इंपल्स कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो वो सोलर एनर्जी पर या सोलर कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा पर हम काफ़ी बल दे रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि ये कम से कम प्रदूषण फैलाता है और इससे हमको कई सारे बेनिफिट्स भी हैं, जिसके कारण से आगे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो कह सकते हैं कि ना ही हम कोयले पे डिपेंड रहेंगे, ना ही हम पेट्रोलियम पर डिपेंड रहेंगे। ये सभी चीज़ों की आत्मनिर्भरता जो है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या है कि सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं। इसका कारण भी यही है। बस जो वो आजकल हम इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में हम फोकस कर रहे हैं। इसका रीज़न भी है क्योंकि अगर जैसे इलेक्ट्रिक मोटर आएंगे तो वहाँ से क्या है कि हमारे पेट्रोल और डीजल का जो कह सकते हैं कि बड़े संख्या में आयात जो करते हैं वो हमें कह सकता है कि कमी होगा उस चीज़ में, जिसके कारण से आज भी भारत सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा जो जाता है वो पेट्रोलियम में ही जाता है। यानी कह सकते हैं कि तेल खरीदने में काफ़ी ज़्यादा पैसा इसमें खर्च होता है। इसको कम करने के लिए हमें क्या है कि हम ज़्यादातर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर पर हम ज़्यादा, या कह सकते हैं कि विद्युत वाहन पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं और साथ ही साथ सोलर एनर्जी या कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा पर भी हम काफ़ी बल दे रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो बताना है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं जो है वो निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो ऑक्सीजन का वहन,
कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश या रक्त का थक्का बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी रोगाणुओं का विनाश करना या रोग प्रतिरोधक क्षमता को कह सकते हैं कि हटाने के लिए इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है WBC। और इसका कनिकाएं का निम्नलिखित जो है वो कार्य होता है वो है रोगाणुओं का विनाश करना। आगे चलते हैं कि अगला सवाल है कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका। तो बताना है कि पांडा उसी कुल का है जिसका कि भालू, भालू जिस कुल का है उसी कुल का पांडा भी होता है। हम जानते हैं कि जानवरों को भी कई अलग अलग कुल में बांटा गया है। जैसे कई जानवरों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, उसी तरह से कई सारे प्रजाति हैं, चाहे वो आपका मनुष्य की प्रजाति की अगर बात करें या तो कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ की अगर बात करें। जैसे हम जानते हैं कि जैसे कई सारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसके अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग कुल रखा गया है, उस अलग अलग कुलों में बांटा गया है। जैसे अलग अलग पद होते हैं, कह सकते हैं कि मालवेसी होता है, क्रूसीफेरी होता है, सोलेनेसी होता है। तो कई सारे अलग अलग पदों में कह सकते हैं कि अलग अलग कुल में बांटा हुआ है। उसी तरह से जानवरों को भी कह सकते हैं कि अलग अलग कई सारे कुल में बटा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा पांडा उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। अगला सवाल है कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो जीवाणु की खोज किसने किया था, जीवाणु की खोज किसने किया था। तो वायरस की खोज हम जानते हैं कि इवानोवस्की के द्वारा किया गया था, जबकि जीवाणु की खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी तो लीवेनहॉक ने, विषाणु की खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था। तो विषाणु की अगर पूछे तो इवानोवस्की, जीवाणु की पूछे तो वो हो जाएगा लीवेनहॉक। यानी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था तो वो किया था लीवेनहॉक ने। वायरस की खोज किसने किया था तो वो इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो धान के खेत से निकलने वाली जो गैस होता है वो मेथेन गैस होता है। तो मीथेन गैस कह सकते हैं कि CH4 इसका सूत्र होता है। CH4 मीथेन गैस जो वो कह सकते हैं कि धान के खेत से काफ़ी मात्रा में निकलता है। अगला सवाल है आपका कह सकते हैं कि हिस्ट्री से अगला सवाल है। अब आपका जीके से, जनरल नॉलेज से सवाल यहाँ से आपको पूछा जाएगा और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगला सवाल है कि 1764 का बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था। तो 1764 में बक्सर का युद्ध जब हो रहा था तो ईस्ट इंडिया के विरुद्ध जो शासकों का जो गठजोड़ था, यानी कह सकते हैं कि कौन कौन से शासक एक साथ लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिल करके अंग्रेजों का कह सकते हैं कि विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो नाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल जो था वो नाइटहुड था। तो नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दिया गया था वो व्यक्ति कौन थे तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के को कह सकते कि नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कह सकते हैं कि ये कई सारे लोग थे जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिए थे। जैसे हम जानते हैं कि केसरी की उपाधि कई सारे लोगों ने लौटा दी थी, और भी महात्मा गांधी को जो दी गई उपाधि थी वो भी महात्मा गांधी ने भी लौटा दिया था। तो कई सारी उपाधियां जो थी वो कह सकते हैं कि अंग्रेजों की कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार का दिया गया था, इसके द्वारा दिया गया था, तो वो सही उपाधियों को लौटा दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी लगभग 50% हिस्सा तय किया था। तो वो शासक कौन था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कह सकते हैं कि एक ऐसे मध्यकालीन या दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे शासक माने जाते हैं जो कि काफ़ी यहाँ से हर एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाता है। तो जब भी आप मध्यकालीन भारत पढ़ें या दिल्ली सल्तनत पढ़ें तो कम से कम खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसे शासक थे जो कि काफ़ी कह सकते कि चर्चा में, और कई सारे ऐसे ऐसे कार्य किए थे कि कई सारे अटपटांग भी कार्य किए थे जिसके कारण से ये काफ़ी चर्चा में रहे थे उस समय।
तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्रूर टाइप के शासक थे, जो कि कह सकते हैं कि खास करके कर के या मामले में या टैक्स के मामले में ये काफ़ी कह सकते हैं कि क्रूर थे। अगला सवाल है कि 55वां सवाल है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम, यानी बताना है कि सही कालक्रम क्या होगा, यानी सबसे पहले कौन आए उसके बाद कौन आए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले आर्य आए, आर्य के बाद हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद हून और उसके बाद तुर्क। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखें, आर्य से ए याद रखें, यूनानी से यू, शक से हो गया एस, हून से हो गया एच और तुर्क से हो गया टी, यानी ऑस्ट। ऑस्ट आप याद रखेंगे, ऑस्ट जो है वो सही क्रम होगा AUSHT, ऑस्ट। ऑस्ट इसे याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, एच इंडिया, HT याद रखेंगे, AUSHT, तो ये याद रखेंगे ऑस्ट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और भी अगर आपको याद है, अगर कहीं तरीके से पूरा याद है तो और भी अच्छा बात है। और कह सकते हैं अगर बेसिकली आपको याद है, डेट वाइज अगर आपको याद है तो वो भी अच्छा है। तो सबसे पहले आर्य, फिर हिंद यूनानी, फिर शक, फिर हून, उसके बाद तुर्क आए थे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बताना कि प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन था। तो बताना कि उस समय प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी पशुपालन। याद रखिएगा, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, यानी पशुओं को पालना। उस समय क्या था कि वैदिक कालीन के समय में माना जाता कि जिसके पास जितने पशु होते थे उतने बड़े लोग वो माने जाते थे, यानी जिसके पास जितने पशु होते थे वो उतने बड़े व्यक्ति कहलाते थे। और साथ ही साथ जब जैसे जैसे समय बीतता गया तो इतने ज़्यादा पशु हो गए उस समय कि उनके कह सकते हैं कि खाने के लिए कोई ज़मीन होना चाहिए, यानी घास वगैरह होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, धीरे धीरे ये उसके चारे के लिए कह सकते हैं कि लड़ाई होने लगा, यानी भूमि के लिए कह सकते हैं कि लड़ाई होना शुरू हुआ। जिसके कारण से आगे हम देखते हैं कि कई सारे आंदोलन जो देखने को मिलता है तो वो कह सकते हैं कि जमीन को लेकर होता है। और उस समय कह सकते हैं कि प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों के समय अगर बात करें तो मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। बाद में धीरे धीरे ये भूमि के लिए लड़ाई करने लगे कि आखिर में हमारे पास इतना जानवर है तो उसको चराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि ग्राउंड होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जंगल को साफ करने लगे। जंगल को साफ करते करते कई सारे लोगों को अलग अलग औजार भी देखने को मिले, लोहा मिला और भी कई सारे औजार मिले और वहाँ से ये धीरे धीरे विकसित हुए। उसके बाद है किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है। तो इसका सही आंसर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायालय, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण जो होता है वो न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार या काम पाने का अधिकार। तो इसका शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार ये तो सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 ये भी आपका कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 ये भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन काम पाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस संगठन के संविधान में यह टिप्पणी की गई, चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि ये किस संगठन का कह सकते हैं कि संविधान में यह टिप्पणी या स्टेटमेंट है, जो कि बोला गया कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी इसका सही आंसर होगा यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा ये स्टेटमेंट इसमें देखने को मिलता है कि, और स्वाभाविक बात है कि चूंकि इसमें बोला गया कि युद्ध का आरंभ अगर लोगों के दिमाग में होता है
तो शांति के बचाव के लिए भी लोगों के दिमाग में इसके द्वारा रचे होने चाहिए कि इसमें फिर शांति कैसे किया जाए। तो इसके बारे में यूनेस्को का ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है, यूनेस्को के स्टेटमेंट के द्वारा देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हम जानते हैं कि कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है उसका प्रकाशन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा यूएनडीपी, जो कि मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके बारे में जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो बताना कि WTO का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी 1995 में। याद रखिएगा 1995 में जो है वो इसका गठन किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से बताना है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों को जो रोजगार प्राप्त होता है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एकल क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन के बारे में आपको सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो बताना कि मूल्यह्रास के बारे में सर्वोत्तम वर्णित कौन कर रहा है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी सकल निवेश के मूल्य में किए गए लोप को ही हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं या डिप्रिसिएशन कहते हैं। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण से होती है। तो याद रखिएगा मानव शरीर का निर्माण करता जो माना जाता है वो प्रोटीन को माना जाता है। तो अगर बोला जाए तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो होता है वो प्रोटीन के कारण से ही होता है, प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के कार्य के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ये आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये आवश्यक होता है, ऑक्सीजन कह सकते हैं कि ये कोई भी रोल इसका नहीं है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में तो इसका कार्य नहीं होता है। जब श्वसन कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बाद जब ये श्वसन कह सकते हैं कि सांस जब पौधे छोड़ते हैं तो वो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, जल का यूज होता है और प्रकाश यानी लाइट का यूज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 5 यानी तीसरा जो होगा, तीसरा छोड़ करके बाकी सारे सही आंसर होंगे। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और जल ये सभी का उपयोग जो है वो प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं या किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जबकि मानव जो है यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो श्वसन के समय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। उपयोग यहाँ पे पूछा जा रहा है और बहुत बार पूछा जाता है कि पौधे जो है वो कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं, जबकि मानव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं जबकि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये सभी चीज़ आप याद रखेंगे। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि तापमान का मात्रक नहीं है। अब सवाल क्या होता है कि बहुत बार हम सवाल को पूरा नहीं पढ़ते, हम यहाँ पे सीधा देख लेते हैं कि तापमान का मात्रक नहीं है, ध्यान नहीं दिए, और किसी को हम एक टिक करके चल जाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना है सवाल। कभी भी जब आप एग्जाम में बैठे तो सवाल को जरूर आप पूरा पढ़ें कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। तो इसका सही आंसर जैसे ऑप्शन दिया हुआ है सेल्सियस, तो हम जानते हैं कि सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है और केल्विन भी होता है। यानी डिग्री सेल्सियस भी हम जानते हैं, फ़ारेनहाइट भी होता है और केल्विन भी होता है। लेकिन पास्कल जो वो दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई पास्कल है, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा पास्कल जो है वो तापमान की इकाई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, यानी एटॉमिक सिद्धांत, जो परमाणु सिद्धांत जो दिया था वो उसको किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस का उपयोग करते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सारा आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब यहाँ पे क्या है कि निकट, अब यहाँ पे शब्द देखिए, एक है निकट और एक है दूर, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट में क्या है कि निकट ये वर्ड जो वो बड़ा वर्ड है, और अवतल में देखिए अवतल और उत्तल में वर्ड कौन सा बड़ा है? तो अवतल है। और निकट में कौन सा बड़ा वर्ड है? निकट में बड़ा वर्ड है निकट, और यहाँ पे है अवतल। तो बड़ा वर्ड के लिए बड़ा वर्ड का प्रयोग करना है, और छोटा देखिए दूर में दो यहाँ पे कह सकते हैं कि छोटा वर्ड है, और फिर उत्तल ये भी छोटा वर्ड है, जिसके कारण से ये दोनों याद रखेंगे। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल का प्रयोग होता है। तो अगर कहीं नहीं याद होता है तो हम बता रहे हैं, और नहीं तो ऐसे आपको अगर कहीं एक बाय कंसेप्ट अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आज का कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी मध्य मंडल। हमने पढ़ा था कि अगर बात करें अंतरिक्ष में, अगर बात करें अलग अलग पेयर की, तो इस तरह से कुछ पेयर बना हुआ है, हम जानते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे जो आता है इसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, इसमें होता क्या है? तो जो भी मौसमी घटनाएं, बारिश का होना, बादल का बनना, ये सभी चीज़ें जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। इसके ऊपर में जो आता है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल। उसके बाद ऊपर में जो होता है वो समताप मंडल या तो फिर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जो कह सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से हवाई जहाज वगैरह उड़ना करना, ये सभी जो होता है वो समताप मंडल में ही होता है। इसी के ऊपरी लेयर जो होता है, इसी का ऊपरी लेयर जो होता है इतना, इसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं। तो याद रखिएगा ओजोन लेयर ये कोई अलग से लेयर नहीं है, ये समताप मंडल का ही भाग है। समताप मंडल का ही ऊपरी परत जो होता है वो ओजोन लेयर कहलाता है, ओजोन परत कहलाता है। तो अगर बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल में उपयोग देखने को मिलता है, तो वो है समताप मंडल में। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल जहाँ पे उल्का पिंड वगैरह जो है वो इसके नीचे नहीं आने देता है। नहीं तो अगर उल्का पिंड अगर समझिए कि नीचे आता तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता।
तो उल्का पिंड को नष्ट करने का काम जो होता है वो मध्य मंडल में होता है। मध्य मंडल के ऊपर आता है वो आपका आता है आयन मंडल। आयन मंडल और आयन मंडल में हम जानते हैं कि मुख्य रूप से रेडियो, टेलीविजन, ये सभी टीवी सिग्नल, ये सभी चीज़ जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है वो उसे हम बाह्य मंडल कहते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे हम बाह्य मंडल कहते हैं। तो सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? बाह्य मंडल होता है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका चीज़ याद रखेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मध्य मंडल। अगला सवाल है, नीचे दिए गए घास स्थानों पर विचार कीजिए। सवाना, वेल्ड, कंपोस और लानोज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। तो यहाँ पे बताना है कि आपको बताना है कि कौन सा जो है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। तो यहाँ पे एक एक करके आप सभी नाम पढ़ें फिर से कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर, जैसे आप जानते हैं कि सवाना ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। फिर आता है कंपोस, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस, ये सभी जो वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जबकि दूसरा जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये गलत होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 1, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित करना है। एक है दर्रा, एक साइड है आपका दर्रा और दूसरे साइड आप देख सकते हैं कि पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको मेल करना है कि इसमें से कौन सा सही मेल आएगा। तो इसको सही सही आपको सेट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें सही अगर कहीं हम याद रखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। देख लेते हैं इसको मिला करके। तो इसका इस तरह से हम मिला सकते हैं कि 1, 3, 2, 4 इस तरह से हम मिला सकते हैं इसको। जैसे जोजिला दर्रा ये वृहद हिमालय का पार्ट है। बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल। फिर है फोटूला, ये जॉस्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। जबकि खारदुंगला ये लद्दाख श्रेणी में श्रेणी का दर्रा है। तो ये लद्दाख श्रेणी में देखने को मिलता है खारदुंगला दर्रा। तो ये सभी नाम जरूर आप याद रखेंगे। जोजिला दर्रा ये आपका वृहद हिमालय में देखने को मिलता है। बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में देखने को मिलता है। फोटूला दर्रा ये जॉस्कर श्रेणी में मिलता है। जबकि खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख श्रेणी में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 3, 2, 4। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का घटते क्रम के अनुसार से लिखना है। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियां होता क्या है। तो अगर ये अगर बात करें भारत के मैप का, तो ये जो भी नीचे नदियों होता, जो भी नीचे नदी है उस नदियों को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो इसका याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जो भी हो गया, चाहे गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, कृष्णा है और भी वैगई है, कई सारी नदियां हैं। तो वो सभी नदियों को आपको लंबाई के क्रम में बताना है कि घटते क्रम में। तो हम जानते हैं कि इन सभी नदियों में सबसे लंबी नदी है वो पहला है तो गोदावरी। गोदावरी के बाद आता है कृष्णा। गोदावरी के बाद आता है कृष्णा। कृष्णा के बाद आता है नर्मदा और नर्मदा के बाद आता है कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3, 1 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए 2, 3, 1, 4 किस में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 2, 3, 1, 4। सबसे पहले गोदावरी सबसे लंबी नदी है, उसके बाद आता है कृष्णा, उसके बाद है नर्मदा और उसके बाद आएगा कावेरी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 26 जुलाई 2019 में किस राज्य में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का शुभारंभ किया गया है। तो जुलाई 2019 में किस राज्य में सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग जो है वो रेलवे सुरंग का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है कि हाल ही में एशिया का सबसे पुराना बांस का जीवाश्म पाया गया है। तो वो किस देश में पाया गया। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी भारत में। अगला सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहा परम सिद्धि क्या है। तो आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा परम सिद्धि क्या है। तो परम सिद्धि के बारे में बताना है। तो परम सिद्धि क्या है। तो ये एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। तो यहाँ से आपको फिक्स है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो ये आप
100% आप याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या है, तो परम सिद्धि एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्धि। अगला सवाल है कि वैश्विक निवारण गठबंधन यानी ग्लोबल प्रिवेंशन कॉलिशन, ग्लोबल प्रिवेंशन कॉलिशन यानी जीपीसी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोरोना से, एचआईवी से, टीबी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी एचआईवी से। एचआईवी से वैश्विक निवारण गठबंधन ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर आपका एचआईवी से। आगे चलते हैं, आज का अंतिम सवाल है। आज का अंतिम सवाल है, उसके बाद हम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है। तो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल जो वो अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे। तो आज का अंतिम सवाल है और इसका आंसर जो है वो आपको बताना है। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बताना है कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है यशवर्धन कुमार, राजीव महर्षि, या फिर के कस्तूरीरंगन, या फिर एम राजेश्वर राव। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो वो व्यक्ति का नाम आपको बताना कि वो कौन है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये 80 क्वेश्चन जो जीके जीएस का क्वेश्चन था वो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ कमेंट में आपको बताना कि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन अगला पार्ट में हम लाए या नहीं लाए। तो ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसका आंसर ज़रूर आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।